मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट की गिनती के जो वीडियो सामने आया है उसने 5 राज्यों के चुनाव को लेकर संशय पैदा कर दिया है। और सोचिए, कांग्रेस तो चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई और कहा कि ये क्या है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैंने पहले ही आपको बताया था कि 7 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, जिसमें मिजोरम और छत्तीसगढ़ के कुछ सीटों पर वोटिंग होगी। उसके बाद दूसरे दौर में 17 को वोटिंग होगी, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के 230 सीटों पर। उसके बाद 25 नवंबर को वोटिंग होगी राजस्थान के 200 सीटों पर, और अब 30 नवंबर को वोटिंग होगी 119 सीटों पर जो तेलंगाना में होगी, और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। सोचिए, तो 7 नवंबर से लेकर और 3 दिसंबर के बीच में कितना कितना गैप है? लगभग 26 दिन। चुनाव आयोग से जब वीवीपैट की गिनती पर सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में, तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम फिर से पुराने युग में चले जाएंगे। 5 से 6 दिन लग सकते हैं सारे वीवीपैट गिनने में, लेकिन 7 नवंबर से लेकर और 3 दिसंबर तक आप इंतजार कर सकते हैं वोट डाल के, लेकिन वोटों की गिनती करने के लिए 5 दिन इंतजार नहीं कर सकते। ये चुनाव आयोग का तर्क है। अब आप माथा पीट लीजिए या बाल उखाड़ लीजिए। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूंगा। इस देश में आज़ादी से पहले सबको वोटिंग राइट्स नहीं थे। आज़ादी के समय भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब जयपाल मुंडा जैसे लोग ना होते तो सबको वोटिंग राइट्स ना मिलता। तिलक ने तो यहाँ तक कहा था कि ये कुंबी तेली तमोली क्या करेंगे संसद जाकर, हल चलाना है। खैर, बाबा साहब ने संघर्ष करके वोटिंग राइट्स सबके ले लिए। उसके बाद जब वोटिंग राइट्स में SC ST का रिजर्वेशन हो गया, तो जो मनुवादी लोग थे वो अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे रिजर्व सीट पर। हालात थोड़ा और बदले। उसके बाद SC ST OBC के लोग राजनीति में आने लगे, मंडल कमीशन लागू हो गया। लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद की कुर्बानी सबको पता ही है। जगदेव बाबू ने कुर्बानी दी। रामस्वरूप वर्मा, सोनीलाल पटेल, मान्यवर कांसीराम साहब जैसे नेता, DMK के करुणानिधि। दलित पिछड़ों की आवाज़ बुलंद होने लगी। संविधान घर घर पहुंचने लगा, लोग स्कूल कॉलेज जाने लगे। तब बूथ लूट कैप्चरिंग शुरू हो गई, और इस देश की मनुवादी मीडिया ने अफवाह फैलाया कि इस देश में बूथ लूट हो रहा है, राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, जबकि करने वाले कोई और थे। उसके बाद इंदिरा गांधी, कांग्रेस ने और राजीव गांधी EVM लेके आ गए। जब मान्यवर साहब ने 412 सीट जीतकर सत्ता में आए, राजीव गांधी को सत्ता से बेदखल किया, तब तक कांग्रेस EVM लेकर आ गई और EVM से चुनाव होने लगे नरसिम्हा राव के दौर पर आते आते, और तब से बहुजनों की सरकार के लाले पड़े हैं। तो सबको पता है कि EVM की विश्वसनीयता कितनी खत्म है और कितनी खराब है। अब सोचिए, मध्य प्रदेश के बालाघाट में 3 तारीख को वोटों की गिनती होगी, लेकिन पोस्टल बैलेट की बंडल पहले ही बनाए जा रहे थे। मिश्रा जी DM थे। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। सवाल है कि जो स्ट्रांग रूम जिसको बोलते हैं, जहां एक जिले का एक स्ट्रांग रूम होता है, 7 से 8, 6, 5 जितने विधानसभाओं सबके एक ही जगह बूथ रखे जाते हैं, और 1 महीने में बैटरी डाउन नहीं होता होगा। और कई तो जानकार बताते हैं कि बैटरी फुल चार्ज मिलता है। तो खैर, जो भी हो, अब यही है कि संसद से आया है EVM तो संसद से ही जाएगा। लेकिन जो पार्टियां चुनाव हारती रहती है वो सब EVM पर सवाल उठाती है, जीतने वाले नहीं उठाते हैं। सोचिए, जब बैक टू बैक 2 बार मनमोहन सिंह आ गए, 9 में भी आ गए थे, उसके बाद 5 में भी आ गए थे, तब जाकर EVM पर सवाल उठा रहे थे। आडवाणी, नरसिम्हा, GL नरसिम्हा, किताबें लिखी जा रही थी। और उसके बाद एक BJP सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। EVM तो नहीं हटा, लेकिन वीवीपैट जरूर लग गया। लेकिन बहुजन समाज के नेता सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो वहाँ से उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, आप सब जानते हैं। अयोध्या मसले पर भंते सुमित रतन गए तो एक मिश्रा जी जज थे, उन्होंने कहा हाउ डेयर यू। तो ये बहुजनों के साथ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर आया है, बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, और उसकी जागरूकता अब इन राज्यों में भी दिख रही है। और अब लगता है कि भले ही EVM रहे, अब बहुजन समाज एकजुट होकर वोट कर रहा है। मणिपुर के घटना की वजह से BJP को मिजोरम में गठबंधन भी ट्राइबल नेताओं ने नहीं किया, और वहाँ ट्राइबलों की ही सरकार बनेगी, एकदम लिख लीजिए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल OBC के मुख्यमंत्री अपने आप को क्लेम करते हैं, कांग्रेस है, लेकिन BSP ने गोंडवाना के साथ गठबंधन करके वहाँ पूरा खेल कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी आज़ाद समाज पार्टी हो या
समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो, तीनों दमखम से 70 सीटों पर अपनी ताकत झोंक रही है और नतीजे आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। वहीं राजस्थान में हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर का जलवा है। वहीं बीएसपी 6 सीट पिछली बार जीती थी, इस बार सीटों की संख्या बढ़ेगी जिसके लोग कयास लगा रहे हैं। अब तेलंगाना में वोटिंग होनी है, लेकिन असली खेल तो तेलंगाना में चल रहा है। सोचिए, आर.एस. प्रवीण, उनका जलवा है, उनका दम है और वो लगातार चुनाव में मोमेंटम बनाए हुए और अकेले एक शख्स अपने पैदल यात्रा के दम पर केसीआर, कांग्रेस और बीजेपी को हवा निकाले हुए हैं। सोचिए, बहुजन समाज के लोग अगर जागरूक हो जाएं, टीवी अखबार होता उनके पास। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी या जितने भी सवर्णों का दल है वो सत्ता में इसलिए नहीं है कि उनके पास वोट ज़्यादा है, क्योंकि वोट तो जाति जनगणना के हिसाब से 10% ही सवर्ण है, 90% तो गैर सवर्ण है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक। तो वोट इनके ज़्यादा है जो गैर सवर्ण पार्टियां, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, डीएमके, उनके पास पैसे वाली पार्टी है, टीवी अखबार की पार्टी है और बहुजन समाज के लोग यही मात खा जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया ने जागरूक किया है, जागरूकता आई है और देश भर में जागरूकता आ रही है और इसी जागरूकता का नतीजा है कि हर पार्टी अब ओबीसी की जाति जनगणना की मांग कर रहा है। लेकिन सोचिए, जब बीजेपी सत्ता में होती है तो कांग्रेस मांग कर रही है, कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी मांग कर रही थी। ये अलग बात है कि इस बार राहुल गांधी बोल रहे हैं, पहले जो भी पार्टी होती थी उसमें जो बहुजन नेता होते थे, जैसे कांग्रेस की सरकार थी और उसको 3 ब्राह्मण नेता चला रहे थे, पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी और कपिल सिब्बल, और बीजेपी के ओबीसी नेता चाहे गोपीनाथ मुंडे हो जो अब इस दुनिया में नहीं है, हुकुमदेव नारायण यादव, ये लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। तब उस समय कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं ने इसको पेंडिंग में डाल दिया। अब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस मांग कर रही है। कांग्रेस के इस बार सवर्ण नेता राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत बदली है, बहुत पानी बहा है, समाज बहुत जागरूक हुआ है, सोशल मीडिया का दम है, लोग ट्विटर, एक्स पर और यूट्यूब पर, फेसबुक पर लिख रहे हैं। तो इसका नतीजा भी है जो आपको मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। स्थिति बदलने भी लगी है और ये स्थिति का बदलाव आपको 5 राज्यों में भी दिखेगा। SC, ST, OBC के लोगों ने इस बार सवर्ण नेताओं को वोट करने से परहेज किया है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे जैसे ये समाज आगे बढ़ता जाएगा, जागरूकता और आती जाएगी और इसका चुनावी पर भी असर होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, लोकतंत्र की चक्की महीन पीसती है लेकिन पीसती जरूर है। सोचिए, अब संविधान को लेकर कितनी चेतना आई है, कितनी जागरूकता आई है। सोशल मीडिया पर ज्योतिबा फुले हो, बाबा साहब हो, संविधान दिवस हो, किस तरह से मनाया जा रहा है। और डाइवर्सिटी देखिए, सोचिए अभी T20 का मैच चल रहा है, सूर्य कुमार यादव हो या गायकवाड़ हो, रिंकू सिंह हो, सारे के कितनी डाइवर्स टीम है। और मतलब परवेश हो, तो तमाम जो SC, ST, OBC के प्लेयर हैं वो इस टीम में अभी भी ट्राइबल की कमी है, जिसकी कमी अखर रही है और उसका होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत एक बहुदलीय व्यवस्था है, बहुमत वाले लोग हैं, हर धर्म, हर कम्युनिटी के लोग हैं। तो भारत में डाइवर्सिटी सबसे शानदार होगी और यही टनल में जो 41 जो श्रमिक निकाले गए हैं वो सब के सब गैर सवर्ण, लगभग गैर सवर्ण थे। जो उनको निकालने वाले थे रैट माइनर्स, वो भी गैर सवर्ण थे, उनके नाम भी लिस्ट अब जारी हो गए हैं। और सोचिए, आज भी भारत में IIT कितना पहले खुला था, IIT रुड़की पहाड़ के पास है, वहाँ सिर्फ 2 SC, ST के प्रोफेसर हैं और 5 OBC हैं, बाकी सारे सवर्ण हैं। लेकिन आपको एक्सपर्ट के रूप में विदेशी को बुलवाना पड़ा। इस पर ही बात करेंगे। तो वो तमाम मुद्दे जो टीवी अखबार अपने धर्म को लेकर, अपने जातीय हितों को लेकर फैलाता है, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग लिख रहे हैं और इसका नतीजा आपको चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बहुजन समाज के लोग, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, किसान बहुत एकजुट हो रहे हैं। वही खबर है कि फिर से किसानों का आंदोलन भी शुरू हो सकता है, किसान फिर से दिल्ली में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी मांगों का तो अब तक कुछ हुआ नहीं, पता ही नहीं चला कि उनकी मांगें मानी गई कि नहीं गई। MSP पर आज तक कोई फैसला हुआ कि नहीं हुआ। एक लंबा आंदोलन चला था और हो सकता है कि किसान आंदोलन फिर से शुरू हो। MSP का मुद्दा है। तो 2024 मोदी जी के लिए आसान तो नहीं होने वाला है। लेकिन सोचिए, जाति अपना रंग दिखाई देती है। वो विकास दिव्यकीर्ति को जानते हैं, उसने कहा कि 2024 तो पैक है, उसमें तो किसी के लिए कोई मौका नहीं है। मतलब कितना महीन खेलता है ये लोग, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव अपनी गलतियां सुधार ले, मतलब ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिसको भी देखिए जाति के हिसाब से देखिए
और ग्रीन ग्रास में जो ग्रीन स्नैक छुपे हैं उनसे ज़्यादा सावधान रहिए। आरएसएस बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक वो मनुवादी है जो उसका चेहरा लिबरल है। वो कब अपना केचुआ छोड़ देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये बात आप, एक बद्री नारायण नाम से एक शख्स बहुत प्रो बहुजन लेख लिखता था। जैसी बीजेपी की सरकार आई वो कट्टर संघी निकला, और जिस यूनिवर्सिटी में वो वाइस चांसलर बन के बैठा है, प्रोफेसर प्रिंसिपल बन के बैठा, वहाँ दलित पिछड़ों का सीट ही खराब कर दिया। ये मनोज मुंशिर शुक्ला, पहले ये मनोज मुंशिर था, जैसे ही इनकी अपनी सरकार आ गई ये मनोज मुंशिर शुक्ला हो गया। तो ये जो लिबरल जो सवर्ण पत्रकार हैं, लिबरल जो सवर्ण लेखक हैं, इतिहासकार हैं, जो आपको लगता है कि बहुजन हैं, इनसे ज़्यादा सावधान रहिए। ये ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक है जो ज़्यादा खतरनाक है। जो दिखता है उससे तो बचना आसान है, जो नहीं दिखता है वो ज़्यादा खतरनाक है। और इन 5 राज्यों में आपको यही देखने को मिलेगा कि अब बहुजन समाज तेज़ी से एकजुट हुआ है, और 2024 में तो कोई बहुजन ही इस देश का पीएम होगा, ये गांठ बांध लीजिए। क्योंकि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों में एक बड़ी जागरूकता आई है, और वो अब धीरे धीरे राजनीतिक सामाजिक रूप से एकजुट हो रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।